चैप्टर को, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को जानेंगे, प्राकृतिक संसाधन और उसकी प्रबंधन कैसे किया जाए। तो हम सब इन तमाम चीज़ों को जानेंगे और जीवन के लिए एक छोटा सा संदेश है कि जीवन में अहंकारी के आड़ी या अहंकार के आड़ी और कपट के कुल्हाड़ी ना बने, क्योंकि ये अक्सर रिश्तों को काट देती है, और रिश्तों को जब काट देती है तो आप एक बड़े लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। आज के गोल्डन स्टेटमेंट है, इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखें कि अहंकार के आड़ी और कपट के कुल्हाड़ी ना बने, क्योंकि मिट्टी ने जब एकता बनाई तो एक ईंट का निर्माण हुआ, और ईंट ने जब एकता बनाई तो एक दीवार का निर्माण हुआ। उसी तरह दीवार ने जब एकता बनाई, चारों तरफ से जब दीवार ने एकता बनाई तो एक घर का निर्माण हुआ, एक खूबसूरत, जिस महल में या घर में हम सब रहते हैं। 142 करोड़ जनता भारत के एवं अन्य संसार के लोग एक एकता के समूह में जीवन यापन करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी एकता में भव्य तरीका से जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। चलिए अब हम सब बिना समय गंवाए पॉइंट पे आते हैं, जीव विज्ञान के। सवाल नंबर 1 कहता है प्राकृतिक संसाधन। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दी है, जो प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने दी है या प्रभु ने दिए हैं, ठीक है, और जो जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबू ध्यान से कंट्रीब्यूट करो और कोशिश करो कि पेन पेपर निकाल लो। ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, दोनों क्लास के बच्चे पेन पेपर निकालो और उसमें लिख डालो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक लिखा गया प्रमाण आपको प्रेरित करती है आपके ड्रीम को अचीवमेंट करने के लिए। ड्रीम तभी अचीवमेंट होगा जब आप डिसीजन लेंगे और बढ़िया से लिखेंगे, क्योंकि सुना गया बात को थोड़े देर के लिए मिस्टेक किया जा सकता है, लेकिन लिखा गया बात आप न जाने कितने शताब्दी तक उसे रख सकते हैं और उसे आपको जीवन में जब जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खाते में पैसे रखते हैं तो जब मन करता है उसे निकालते और उपयोग कर लेते हैं, सेम उसी तरह के डायरी में अगर क्वेश्चन है, आंसर है, तो आपको जब मन करे पाना पलट डालेंगे और याद कर पाएंगे। तो चलिए हमने प्राकृतिक संसाधन को फिर से समझा देते हैं। वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति ने दी है, ईश्वर ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं, मतलब जिस धर्म के लोग जिसे मानते हो उसने प्रकृति को दिए हैं, ठीक है। तो प्रकृति ने हमें जो दी है, जो जीवों के लिए, जो जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं या जीव इस्तेमाल करते हैं, हम सब उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन को डीप में समझ सकते हैं कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में जो सक्षम मानी जाती है तो उसे हम संसाधन कहते हैं। चाहे वो पृथ्वी पर जो भी संसाधन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चश्मा हो, पेन हो, बोर्ड हो, चाहे लाइट हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, आपके घरों में घड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जहाज हो, या कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। यह जो है 2 टाइप्स से होते हैं, एक तो मानवीय संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानवकृत संसाधन, ठीक है। तो हम लोग प्रकृति पे आते हैं। तो प्रकृति में यह संसाधन को समझ गए होंगे। प्रकृति में सबसे बड़ा देन इस गैलेक्सी के अंडर प्लांटनेस का है, प्लांट का है, जो पेड़ पौधे ये सभी जीवों को जीवन देने का काम करता है, और इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका वो है
वाटर की, यानी जल। प्रकृति ने जल से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से H2O का निर्माण हुआ और H2O ने ही इस प्रकृति को सौंदर्य में बदलने का काम किया। ब्यूटी ऑफ द प्लांट, प्रकृति में पौधों की सुंदरता दिया, नेचुरल रिसोर्स को डेवलप किया। उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका है प्लांट की, पौधों की। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण। आप प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण को देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि मिट्टी, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन जीव और वन इत्यादि। यानी कि मिट्टी संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने दी है। उसी तरह जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन जीव, वन जीव का मतलब जानवर, पशु। मनुष्य भी एक पशु है, विज्ञान के दृष्टि में इंसान को पशु कहते हैं, एनिमल साइंस है। तो ये सब है। अब आते हैं प्रदूषण। प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन को दूषित करे, जो भी चीज या जो भी वस्तु प्राकृतिक का दोहन करता है, प्राकृतिक वस्तुओं को बर्बाद करता है, तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं जल को बर्बाद किया जाता है, कैसे नाली में कचरे के द्वारा। समझ सकते हैं कि किस तरीका से भव्यता के दृष्टि में कि यह सब जो है वाहन के द्वारा, कि वाहन चलती है, गाड़ी निकलती है धुआं और प्रकृति को कर देती है दोहन है और जीवन को कर देती है सूना। तो ये प्रकृति को बर्बाद करने के लिए मिट्टी को, सॉइल को स्पॉइल करती है। ये देख सकते हैं वाटर को स्पॉइल करती है, बर्बाद। यानी कि यह जो है इंसान द्वारा उपयोग किए जाते हैं और प्रकृति का दोहन किया जाता है। और देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो है किस तरह से बर्बाद कर रही है पर्यावरण को। जो हम श्वसन करते हैं, जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस गैलेक्सी इन्वायरमेंट को स्पॉइल करने में भूमिका निभा रही है। ये फैक्ट्रिया की देन है। तो इसे भी सेविंग करने की कोशिश करना चाहिए और तभी जाकर के पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरण को प्रदूषित करना यानी कि जीवन को दूषित करने के बराबर है। आप पर्यावरण को दूषित नहीं, आप जीवन को दूषित कर रहे हैं। जो इंसान 100 साल जीता था, 150 साल जीता था, 130 साल जीता था, उस इंसान की आयु आधे से कम हो गई है। अब जो है वो इंसान 50, 60, 80 साल में ऐसी ऐसी बीमारी पनप रही है जिसे कि उनका जीवन बचा पाना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रकृति के दोहन से यह सब किस तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है। ये तो देख ही लिए हैं कैसे इसको बर्बाद किया जा रहा है। इसे बचाने के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि कचरे को जल में प्रवाहित ना करें। लेकिन इसे किसको किसको रोका जाए? ना इस पे ठोस कदम, ना कोई ठोस कदम उठती है, ना कोई ठोस कानून। सरकार को इस पे ठोस कानून लगा करके उसे यथासंभव पालन कराने की कोशिश कराना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भ्रष्ट युग बनते जा रहा है, करप्शन इतनी बढ़ती जा रही है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुमकिन है। तो यह सब जो है सेविंग की आवश्यकता है। ऐसे जो है एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक से ज़्यादा डेवलप जो है उन्हें सोलर इंडस्ट्री पर डिपेंड होना चाहिए। अभी सोलर इंडस्ट्री से भी प्रकृति के दोहन से बचाया जा सकता है। हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिए बाय विपिन कुमार।
ये सर्च करेंगे बाय विपिन कुमार मोटिवेशन स्पीकर तो मेरा पेज आ जाएगा और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर ऑफलाइन क्लास चाहते हैं तो आपको स्थानीय पता इस पे दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफलाइन ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर महवल मोतीपुर बिहार, यानी कि महवल के पास महवल कुसाही, महवल कुसाही, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलते हैं। और ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को ज़बरदस्त कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट को हम बेहतरीन लाएं तो आप जल्द ही संपर्क करिए, यहाँ से ज्वाइन करिए, इस चैनल पे ज्वाइन करिए और इसे कांटेक्ट करके अगर ऑफलाइन चाहते हैं क्लास तो, अगर आप दूर दराज में हैं, अगर चाहते हैं कि घर बैठे हम पढ़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और घर बैठे तैयार करिए, बेहतरीन मार्क्स उठाइए और अपना देश दुनिया में नाम करिए। आगे हम आते हैं प्राकृतिक संसाधन के संपोषित प्रबंधन। तो इसमें जो है प्रदूषण के 3 प्रकार बताया गया है। वही पाठ जो आपने ऊपर देखा वही पाठ का है। और प्रदूषण तो जान गए हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद करती है, जो भी बर्बाद करे वो प्रदूषण कहलाएगा। प्रदूषण 3 प्रकार है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। पर्यावरण समस्या, बाबू इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम है, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉब्लम देती है। क्या पर्यावरण समस्या? ये तो एक गांव की समस्या नहीं है, ये वैश्विक गांव, वैश्विक गांव का मतलब हुआ विश्व की गांव या पूरे संसार, वर्ल्ड वाइज पर यह प्रॉब्लम है तथा इसके संसाधन अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को सहाय पाते हैं। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियम है तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 3 करोड़ पौधा लगाने की संकल्प लिए और उस टारगेट को भी पूरा किए। हम सब मनुष्य को भी संकल्प लेना चाहिए कि अगर प्रत्येक इंसान, अगर एक बच्चे का जन्म हो ना तो कम से कम 2 पेड़ लगाने का संकल्प होना चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में 142 करोड़ जनता है, अगर 2-2 पेड़ भी अगर लगा दे तो समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण को बचाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग दोहन करते जा रहे हैं। दोहन के साथ साथ संकल्प लेना चाहिए, पृथ्वी पे जितने भी इंसान जन्म ले वो 2 पेड़ जरूर लगाएं और उसे सेफ्टी, जितने साल आप जीना चाहते हैं उतना जीवन उस पेड़ को भी देने की कोशिश करें, यथासंभव उसे बचाने की कोशिश करें, तभी जाकर के इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे समस्या पैदा होंगे। इंसान को जहाँ जीना है 100 साल वहाँ जिएगा 50 साल, लेकिन इसको बचाया जाए तो खूबसूरत दुनिया में आप और खूबसूरत दिख सकते हैं। आप देख सकते हैं पर्यावरण को किस तरह से दोहन के तौर तरीकाएं हैं, कचरे को किस तरह से कचरा जमा करके, कहीं पर लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, जल की अभाव है। समझ सकते हैं कि इन लोगों की कैसी जिंदगी जीवन यापन होता होगा। एक जल के लिए तरसता है, दूसरा जल को बर्बाद करता है। एक जल को पीने के लिए तरस रहे हैं और दूसरा जल को बर्बाद करने में लगे हैं दिन रात। जहां जरूरत, नल जल की योजना में 70 लीटर प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक घरों में 70 लीटर पानी की आवश्यकता को मायने रखा गया है, लेकिन लोग क्या है 70 क्या
यहाँ तो 400-500 लीटर एक घर में बर्बाद की जाती है, क्योंकि इसका सख्ती से रूल नियम का पालन हम इंसान ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जो इसे सही तौर तरीका से बरत रहे हैं। जिनको खूबसूरत जीवन जीना है वो खूबसूरत प्रकृति को बचाने की कोशिश में भी है। दूसरे को बचाना, प्रकृति को बचाना यानी कि अपने आप के जीवन को मजबूत बनाना है, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए है। तो हम सबको संकल्प लेना चाहिए और बचाने की कोशिश करना चाहिए यथासंभव। हम तो पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकते, लेकिन अपने आप को जरूर संभाल सकते हैं। तो दुनिया को संभालने की बजाय हम सब खुद संभलने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन को बचाने की आवश्यकता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन के समपोषित विकास के लिए, मतलब प्राकृतिक संसाधन को और विकसित करने के लिए बचाना जरूरी है। दूसरा, विभिन्नता को बचाए रखने के लिए। विभिन्नता में एकता ही हमारी शान है, तभी जाकर हमारा देशवा के नाम हिंदुस्तान है। यानी कि विभिन्नता को बचाए रखने के लिए, विभिन्नता का मतलब अनेक, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान है। पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए, यानी कि इस पूरे संसार को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए। जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उसे पोल्यूट होने से बचाने के लिए, यानी कि सेव द नेचुरल रिसोर्स इन अ पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करने के लिए। यानी कि सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन है कि पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हिंदुस्तान बन चुका है, चाइना को पार करते हुए 142 करोड़ एवं 2023 के जनगणना के अनुसार, 21 का जनगणना हुआ लेकिन 23 के आंकड़े के अनुसार आप जो है 142 करोड़ को पार करते हुए नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान। लेकिन इसमें इसे पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है। संसाधन को समाज के सभी वर्गों में उचित विवरण और शोषण से बचाना, यह जो है इन तमाम चीज़ों को अगर आप बचाते हैं तो आपका जीवन खूबसूरत बनता है और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन होता है। अगर इन तमाम चीज़ों को आप बर्बाद करते हैं तो आपका जीवन भी उसी तरह बर्बाद होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है इसे लिखते रहें, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी। दोनों क्लास के बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे जो अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो के स्किप कर करके आप इसे लिखें, तभी जाकर के आप एक बेहतर मार्क्स उठा सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे को मदद करना मतलब स्वयं को मदद करना है। चलिए हम आगे सवाल की ओर आते हैं। अब है संसाधन के दोहन का अर्थ। जब हम संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से मतलब तेजी से प्रकृति में इसका ह्रास होता है, मतलब कमी आती है। इसे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। जब हम खुदाई से प्राप्त धातु कर निष्कर्षण करते हैं तो साथ ही साथ अपशिष्ट भी प्राप्त होता है, जिसका निपटारा नहीं करने पर पर्यावरण को दूषित करता है, जिसके कारण बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं होती है। ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली कई पीढ़ी को भी क्षति पहुंचाता है। यानी आप सोचते हैं कि मैं प्रकृति को अकेला बर्बाद कर रहा हूं, तो वो प्रकृति आपके न जाने कितने पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। तो आप स्वयं सौंदर्य से भरा रहे और अपने पीढ़ी को भी सौंदर्य से भरने के लिए आप जो है
प्रकृति का दोहन ना करें, आप उसे बचाए, आप उसे कमी को महसूस ना होने दे, आप उस कमी को आज ही पूरा करें। अगर समझ सकते हैं ऑक्सीजन ना मिले तो हम सबका जीवन किस प्रकार होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समझना भी है और नोट भी करना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। यानी कि ये तो समझ गए होंगे कि जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ों की अंधाधुंध उपयोग करते हैं, अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो बड़ी तेजी से प्रकृति में क्या होगा, पेड़ की कमी होगी। जैसे टाइगर की कमी हो रही है, क्योंकि टाइगर को ज़्यादा मारा गया, सरकार ने उस पर ठोस कदम उठाई, देखी कि वो क्षति कर रहा था, उसको रिजर्व करने की कोशिश की गई। उसी तरह आप देखते होंगे प्रकृति के बहुत सारे पंछी, जीव धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। लुप्त का मतलब ह्रास हो रहे हैं, ह्रास का मतलब कमी कहिए, लुप्त कहिए। ये जो है हमारे प्रकृति में कम होते जा रही हैं। जो भी चीज़ हमें कमी का एहसास होता है उसे हम ह्रास कहते हैं, लुप्त कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर अभी आते हैं। देख सकते हैं कि कैसे गंगा परियोजना में मजदूर कार्य करते हैं, किस तरीका से, कितनी परिश्रम, इन तमाम परिश्रम का कीमत मजदूरों को प्रकृति बचाने के लिए कराया जाता है। जल को सौंदर्य से भरने के लिए, जल को निष्कासित करने के लिए, जल के द्वारा जो फसल को सही तौर पे उगाने के लिए यह सब आवश्यक है। अब आते हैं हम गंगा कार्य परियोजना पर, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द गंगा वर्क। यह जो है कार्य योजना करोड़ों रुपया का एक प्रोजेक्ट है। ये कई करोड़ की प्रोजेक्ट है, करोड़ों की प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में, याद रखना है बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, तो चुकिए नहीं, इसे जरूर नोट कर ले। 1985 में गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि सौंदर्य को, प्रकृति को एक सुंदर बनाना। गंगा में जो तलछट में कचरे जमा थे उसे तलछट को बाहर निकालना, ताकि वह सौंदर्य से भरे, प्रकृति को सौंदर्य का एहसास हो। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको इस प्रोजेक्ट का सहयोग करना चाहिए, स्वच्छता अभियान पर नजर डालना चाहिए। गंगा स्तर सुधारने के लिए यह बनाया गया था। 1985 में गंगा में जो कार्य प्रणाली शुरू हुई, उसका उद्देश्य था गंगा स्तर को सुधारना। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। गंगा परियोजना का उद्देश्य, इसका दो उद्देश्य था। नंबर एक उद्देश्य था, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। गंगा के जल पीने लायक नहीं था, उसकी गुणवत्ता में कमी हो गई थी। तो उस गुणवत्ता को फिर से कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी था। गंगा के जल स्तर सुधारने के लिए, गंगा के जल स्तर काफी नीचा हो गया था, उसकी पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा उसे सुधारने की कोशिश की गई, ताकि प्रकृति को बेहतर सौंदर्य मिले, यानी कि ब्यूटी ऑफ द गंगा के ब्यूटी को हाईलाइट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ताकि प्रकृति को सौंदर्य से भरा जा सके। और गंगा के सौंदर्य ही जीवन की सबसे बड़ी सौंदर्य है, क्योंकि गंगा के जल इस पूरे उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार को एक नई जीवन देने का काम करता है। उनसे जो जल आती है वो जल कहीं न कहीं किसानों को काफ़ी लाभदायक है। किसान उस जल का उपयोग करके अन्न उपजाते हैं, और वही अन्न हमारे तन मन को धन्य धन्य करते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को
धन्य धन्य करने के लिए जल की काफी मात्रा में उपयोग होता है। यानी कि गंगा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है जल की गुणवत्ता जांचने के तरीका। आखिरकार जल की गुणवत्ता को कैसे जांचा जाए, इसकी क्वालिटीज को कैसे देखा जाए, तो आते हैं जल का पीएच। नंबर 1 पे आता है जल का पीएच आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापी जाती है। यानी पीएच स्केल के माध्यम से जल की क्वालिटीज को मापा जाता है। अगला आता है जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति, जो मानव की आंत्र में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। अगर दूषित भोजन करते हैं, दूषित जल को पीते हैं, तो आपके आंत्र मतलब आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्न्याशय जो भी है बॉडीज की, उस बॉडीज में वो कोलिफॉर्म जीवाणु उपस्थित होते हैं और वो बॉडी को डैमेज करता है। तो बॉडी को डैमेज ना करे, स्पॉइल ना करे, बॉडी को बर्बाद ना करे, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जल के स्तर को सुधारे और शुद्ध जल पीने की कोशिश करें। विज्ञान के दृष्टि से जल को थोड़ा गर्म करके और फिर मतलब सुसुम जल पीना चाहिए। गर्म कर देने से, जल को उबाल देने से उसके कीटाणु मर जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही काफी लाभदायक होता है। अब आता है 3 मतलब 3R का अर्थ और महत्व। 3R का अर्थ है कम करना, पूर्ण चक्रण और पुनः प्रयोग। यह जो है, यह सर्विस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करता है, कंट्रैक्ट करता है, तभी जाकर के इस प्रकृति को बचाना आसान होता है। अब हम देखते हैं तीनों की प्रणाली को। यह है कि किस तरह से कम करना, पूर्ण करना और पुनर्चक्रण। एक होता है कि डायरेक्ट लॉस करता है चारों तरफ से, दूसरा होता है इधर बनाए और फिर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा उपयोग करना, और यह है इस तरह से पुनः चक्रण, एक प्रक्रिया द्वारा चक्रण करना। हम तीनों को जानते हैं। संसाधन के कम से कम प्रयोग कर व्यर्थ उपयोग रोक सकते हैं। अगर हम सब प्राकृतिक के संसाधन को कम से कम उपयोग करके व्यर्थ होने से, बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जो बर्बाद करे उसे रोकने की कोशिश करना है, तभी जाकर के कम उपयोग से प्रदूषण भी कम फैलता है। अगर प्रदूषण को कम फैलाना है तो उपयोग को कम करना होगा, व्यर्थ के काम को रोकना पड़ेगा। आता है पुनः चक्रण। कम प्रयोग का मतलब कम प्रयोग, कम पोल्यूशन, ठीक है, कम प्रदूषण। अब पुनः चक्रण का मतलब प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं आदि का पुनः चक्रण कर उपयोगी वस्तु बनाया जाता है। एक प्लास्टिक को उपयोग कर लेते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, कचरे को उठा करके कबाड़ी वाले ले जाते हैं फिर दुकान में, और उसे जो है फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है अन्य विधि द्वारा, और फिर जो है उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, दोबारा फिर उसे वस्तु बनाए जाते हैं। यानी कि प्लास्टिक की वस्तु को दोबारा बनाकर उपयोग किया जाता है। एक हुआ कि जिसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है, एक बार कर लिए, खत्म कहानी। एक बार जल को पिए, फेंक दिए, दोबारा नहीं पी सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, हमने पिया, फिर बॉडी से बाहर गई, बॉडी के बाद से फिर आसमान में उड़ करके गई, फिर बारिश के माध्यम से नीचे आई, फिर पृथ्वी में गई, फिर हम कल से नल से ऊपर लाए। इसको बोलते हैं चक्रण। जल चक्रण हो रहा है। लेकिन प्लास्टिक का क्या है कि इसका एक बार उपयोग कर लिए, उसको फेंक दिए, कबाड़ी वाले को दे दिए, कबाड़ी वाले ने दुकान में बेच दिया जहाँ पे कबाड़ जमा होता है, फिर कबाड़ी वाले ने दुकान में जमा करके उसे फैक्ट्री वाले के पास पहुँचाया, फैक्ट्री वाले ने फिर से उसे गलाया, फिर से उसको प्रोडक्शन किया, फिर से उत्पादित किया।
फिर वस्तु को उत्पादित करके मार्केट में लॉन्च किया और मार्केट से लॉन्च होकर हमारे तक फिर आ गया। फिर वो दुकान में आएगा, रिटेलर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, वहाँ से हम लोग जा कर के खरीदेंगे, फिर उसको उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जल्द समाप्त होने वाली संसाधन को बचाया जा सके और ये पर्यावरण को प्रदूषण ना कर सके, यूं ही फेंक देने से पर्यावरण में प्रदूषण फैलती है। ऐसा ही फेंक देने से पर्यावरण में क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। इसका मतलब उपयोग करो, कबाड़ी वाले को दे दो, फिर उसका दोबारा उपयोग हो। अगर उसे प्रकृति में कहीं फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति को ही बर्बाद करेगा, और प्रकृति की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। अब आता है संपोषित विकास। संपोषित विकास की संकल्पना से तात्पर्य है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मनुष्य की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति और विकास के लिए साथ साथ भावी पीढ़ी या संतति के लिए संसाधन का सुरक्षा किया जा सके या संरक्षण भी करती है। यह संसाधन आपको भी अच्छा बनाएगा और आपके पीढ़ी को भी अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके नेक्स्ट कहानी को जानते हैं, संपोषित विकास को।